बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज के एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट के हवाले से बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले इफ़ेक्ट्स को कोप करने के लिए एनिमल्स और बर्ड्स अपने अंदर शेप शिफ्टिंग कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं किस तरह से इन्वायरमेंट में। ये टॉपिक ऐसे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जनरल साइंस में भी आपको हेल्प होगी और करंट अफेयर्स के लिए भी ये अहम है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल डॉन न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है और फर्दर जो लिंक्स होंगे वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वी रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक द कंटेंट फॉर यू, तो प्लीज़ हमें कुछ सपोर्ट शो करें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से एनिमल्स और बर्ड्स अपनी बॉडीज़ के अंदर किस तरह से चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं, इसको साइंटिस्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स ऑब्जर्व किया। कि पिछली सदी में और अब में जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ चुके हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और उसमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो रेंज शिफ्ट है, चेंजेस इन फिनोलॉजी है, बॉडी साइज एंड कुछ केसेस में एनिमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। रेंज शिफ्ट क्या होती है? रेंज शिफ्ट का मतलब है कि अगर कुछ प्लांट्स या एनिमल्स एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया को इनहेबिट कर रहे हों, वहाँ रहते हों, और उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो तब्दील होना शुरू हो जाए या वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएं, जैसे कि टेम्परेचर है या फिर सॉइल वो मॉइस्चर है या फिर ह्यूमिडिटी है या फिर विंड है। तो ये वाले फैक्टर्स अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएं तो वो वहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। और उस इम्पैक्ट की वजह से वो एनिमल्स या वो बर्ड्स अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लेकर आते हैं उसको रेंज शिफ्ट कहा जाता है। फिनोलॉजी कहते हैं नेचर के एक साइकिल को। जैसे ये प्री डिटरमिन्ड होता है कि इस सीज़न में दरख्तों के पत्ते झड़ेंगे, किस सीज़न में फ्लावरिंग होगी और कब जो है फ्रूट्स लगेंगे। और इसी मुनासबत से जो उस जगह के इनहेबिटेंट बर्ड्स होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि कब उन्होंने माइग्रेट करना है, कब उन्होंने अंडे देने हैं, कब उनके बच्चे होंगे। तो ये सारा कुछ लिंक्ड होता है आपस में, कब उन्होंने नेस्ट्स बनाने हैं। जब ये चीज़ें इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएं क्लाइमेट की वजह से, प्लांट्स इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएं, तो डेफिनेटली उससे कनेक्टेड उस साइकिल का जो एक पार्ट है बर्ड्स, वो भी इफ़ेक्ट होंगे। तो उसको कहते हैं ये फिनोलॉजिकल चेंजेस हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के साथ कोप करने के लिए एनिमल्स अपनी बॉडी के साइजेस के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। और फिर कुछ केसेस में जब एनिमल्स या बर्ड्स उन चीज़ों से कोप नहीं कर पाते क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले इम्पैक्ट से, तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करेंगे और मर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बायोलॉजी है ये लिंक होती है उसकी कैपेसिटी टू अडेप्ट टू द एबायोटिक एनवायरनमेंट। एबायोटिक एनवायरनमेंट यानी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर में कार्बन गैसेस की मकदार या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं क्लाइमेट चेंज को। ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है ग्रीन हाउस गैसेस, जिनके अंदर आएंगी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोकार्बन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती हैं बहुत लंबे अरसे तक। कुछ गैसेस जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जबकि बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो हज़ारों या कई सौ साल तक हवा में या फिर क्लाइमेट में मौजूद रहती हैं। हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है इन गैसेस को एटमॉस्फेयर से रिमूव होने में। वाटर वेपर्स भी एक पार्ट प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। इनकी स्ट्रेंथ कार्बन डाइऑक्साइड से यकीनन बहुत कम है और ये जल्दी
एलिमिनेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, क्योंकि ये वाटर साइकिल का हिस्सा है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत पोटेंट है और ये मोर देन 100 ईयर्स तक रहती है। हम आगे चल के ज़्यादा प्रिसाइज वे में देखेंगे कि कितना अरसा लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव होने में आईपीसीसी की रिसर्च के मुताबिक। मीथेन CH4 ये 80 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोटेंट तो है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन है एटमॉस्फेयर में, यानी कि ये कितने अरसे तक मौजूद रहती है एटमॉस्फेयर में, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से कम है। ओजोन, इसका लाइफ स्पैन लेस देन 0.1 ईयर्स है, ट्रोपोस्फेयर में होती है ये। और नाइट्रस ऑक्साइड जो अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स तक रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेज। और ये बहुत मुश्किल है एग्जैक्टली डिटर्मिन करना कि ये कितना अरसा लेती है एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से रिमूव होने में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को। लेकिन ये कहा जाता है कि तकरीबन 65 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज़ होती है हवा में, वो ओशंस में डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन उसमें कितना अरसा लगता है? 20 से 200 साल। तो 65 से 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम से कम 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल लग जाते हैं ओशन वाटर में डिज़ोल्व होने में। जो हवा में इंडस्ट्रीज से जैसे हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है, इसी तरह से रात के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है या व्हीकल्स के धुएं से, तो वो सारी उसमें से 65 से 80% 20 से 200 साल तक का अरसा लेती है ओशन वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए, यानी एटमॉस्फेयर से रिमूव होने के लिए। अब आप देखिए कि 200 साल तक कौन जिंदा रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो कि एक इंसान की ज़िंदगी के बाद भी हवा में, एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेगा। ये तो बात हो गई 65 से 80% तक कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो 80% के अलावा यानी कि 20% है या उससे ज़्यादा है, उसका क्या होता है? उसको रिमूव होने में मज़ीद अरसा लगता है, इन 200 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा स्लोअर प्रोसेसेस के ज़रिए रिमूव होती है। उसको रिमूव होने में सेवरल हंड्रेड्स या फिर कई हज़ार साल भी लग सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस शामिल हैं जिनसे वो रिमूव होती है? दैट आर मच स्लोअर प्रोसेसेस, केमिकल वेदरिंग या फिर रॉक फॉर्मेशन की। इसका मतलब ये है कि एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में या माहौल में चली जाती है तो वो क्लाइमेट को कई हजार साल तक इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट या बैडली इफेक्ट कर सकती है। दूसरी बात हम करेंगे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की। मीथेन की अगर बात की जाए तो मोस्टली ये रिमूव हो जाती है एटमॉस्फेयर से बाय केमिकल रिएक्शंस, और इसको तकरीबन 12 साल का अरसा लगता है रिमूव होने में। ये एक रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड गैस है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हार्मफुल है, और हम आगे चल के देखेंगे कि ये कहाँ से आती है एनवायरनमेंट में। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है और ये रिमूव हो जाती है एटमॉस्फेयर से या माहौल से मोर स्लोली दैन मीथेन, और इसको तकरीबन 144 साल लगते हैं। ये आईपीसीसी की कैलकुलेशंस के मुताबिक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के एटमॉस्फेयर से रिमूव होने का अरसा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जब हम बात करें यानी कि हेलोकार्बन्स की, तो उसमें वो कंपाउंड्स हैं जिनमें क्लोरीन है और फ्लोरीन है, और वो इंक्लूड करते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, ईच ऑफ इज लास्ट इन एटमॉस्फेयर फॉर ए स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि इनके टाइम स्पैन डिफरेंट हैं। किसी का लेस देन ए ईयर है और किसी का कई हजार साल है। वाटर वेपर्स की जब हम बात करें तो वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी को एयर से, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अरसे के लिए एक्यूमुलेट नहीं होते।
जैसे कि बाकी की ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करते हैं तो वो होती हैं, या उनको रिमूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। वो रेन की सूरत में या फिर स्नो की सूरत में दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। दिस ये बात ज़रूर है कि वाटर वेपर्स की माहौल में मौजूदगी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसी तरह से एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर्स या जो पानी के बुखारात हैं उनको एब्जॉर्ब करने की या उनको कंटेन करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। आईपीसीसी की कैलकुलेशंस देखी जाएं तो उसके मुताबिक हेलो कार्बन्स 10 से 100 साल तक के अरसे तक रह सकते हैं माहौल में, और ओजोन वीक्स टू 100 ईयर्स तक रह सकती है माहौल में। कुछ गैसेस जो हैं वो लॉन्ग लिव्ड हैं, लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन है। मीथेन कहाँ से इमिट होती है? ये कहा जाता है कि गोश्त को कंज्यूम कम किया जाए, क्योंकि इससे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो बड़े जानवरों का एक्सक्रीटा या फुजला है उसकी वजह से मीथेन इमिट होती है और वो फिर माहौल को आलूदा करती है। तो द मोर वी कंज्यूम रेड मीट, द मोर वी कंज्यूम मीट ऑफ larger animals, the more we are contributing towards global warming। जैसे ये यहाँ पर एक काव है, फिर उसके बाद उससे छोटी कैटल है, फिर शीप है, और इसी तरह से एंड में यहाँ पर एक hen है। तो इसी लिहाज से, जिस लिहाज से साइज है उसी लिहाज से उनकी कंट्रीब्यूशन है मीथेन में। इसको समझने के लिए हम इस वाली डायग्राम को देखते हैं। ये काउ डंक है, यहाँ से मीथेन आ रही है, उसके अलावा यहाँ से N2O आ रही है, और यहाँ पर फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। यहाँ फर्टिलाइजर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, और पेडी फील्ड से या राइस फील्ड से फिर मीथेन आ रही है। फिर जब आग जलती है तो उसमें मीथेन आ रही है, N2O है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हमें मीथेन के जो सोर्सेज यहाँ नज़र आ रहे हैं वो है एनिमल एक्सक्रीटा, वो है फायर, स्मोक, और फिर जो पेडी फील्ड से एक्सक्रीट हो रही है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ मीथेन इन द एनवायरनमेंट। ये जो जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये भी इफ़ेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। जैसे जो केमिकल स्प्रेज हैं जो प्लांट्स के ऊपर होते हैं, उससे हनी बीज की पॉपुलेशन बहुत इफेक्ट होती है, वो मर जाती हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ग्लोबल वार्मिंग से, एनिमल्स और प्लांट्स की थर्मो रेगुलेटरी डिमांड्स या जिस तरीके से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। हमारा क्या थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है? जैसे जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, इस तरीके से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते हैं। तो जितने भी एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, क्योंकि दे आर विद कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर्स। तो अगर उनका ये मैकेनिज्म इफेक्ट हो जाए, वो फेल हो जाए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, वो कोप ना कर सकें इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ या हीट के राइज होने के साथ, किस तरह से उनकी बॉडी ने एडजस्ट करना है, तो अल्टीमेटली दे विल लॉस फिजियोलॉजिकल फंक्शन और फिर एट द एंड दे विल डाई। ये पिक्चर उसी रिसर्च पेपर में से है जो ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में पब्लिश हुआ है, जहाँ पर ये स्टडी किया गया है कि एनिमल्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे अपनी साइजेस को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साइजेस को चेंज किया है टू कोप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, टू कोप विद द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले इफेक्ट। देखें जैसे यहाँ पे आपको इसकी बीक और तरह की नज़र आ रही है इस बर्ड की, और यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो गैप है ये कम है। आगे हम ये भी देखेंगे कि किन किन एनिमल्स ने और किन किन बर्ड्स ने अपनी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को चेंज किया है। कुछ म्यूजियम के स्पेसिमेंस इस्तेमाल किए गए और कुछ प्रीवियस रिसर्च पेपर्स को रिव्यू किया गया और फिर कंपैरिजन किया गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड। अगर देखा जाए तो जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो क्या है, उसमें भी यही डिस्क्राइब किया गया है। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से चार्ल्स डार्विन की बुक आई, और उसमें एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को पेश किया गया, जिसमें ये बताया गया था कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व होते हैं ओवर जनरेशन्स, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
बहुत ज़्यादा अरसे में, सालों में, एंड देन वो इनहेरिट करते हैं वो फिज़िकल बिहेवियर्स या फिर वो ट्रेड्स जो उनको सपोर्ट करती हैं सर्वाइवल में। डार्विन ने सर्च की थी फिंचेस के ऊपर। इस रिसर्च में देयर वाज अ वेरिएशन इन ट्रेड्स, जैसे कि बीक शेप में। अभी जो रीसेंट रिसर्च है जिसमें वेरिएशन इन एनिमल्स अपेंडेजेस और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर भी हमने यही देखा है कि क्योंकि एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट राइज हो रही है, तो एनिमल्स को, बर्ड्स को अडेप्ट करने के लिए एंड टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लानी पड़ रही हैं। और डार्विन के मुताबिक वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर वो ट्रेड्स आ जाती हैं जो अडेप्ट कर लेते हैं बेटर टू द एनवायरनमेंट, उसकी वजह से वो ज़्यादा सरवाइव करते हैं। जब वो सरवाइव करेंगे तो वही अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, और जब वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स में भी वो वाली ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि सर्वाइव नहीं कर रहे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो ओवर द टाइम जो ट्रेड्स हैं वो स्पीशीज़ के सर्वाइवल में हेल्प आउट करती हैं, वो अलाउ करती हैं स्पीशीज़ को कि वो अपनी जनरेशन्स आगे बढ़ाएं और वो सर्वाइव करें। और जो सर्वाइव करेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, और जो रिप्रोड्यूस करेगा उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, और जब उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो इवॉल्व पॉपुलेशन ही अब ज़्यादा एरिया को इनहेबिट कर रही होगी। सो दिस इज़ हाउ डार्विन सजेस्टेड कि एक डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ या जितनी भी डाइवर्सिटी है उसका जो सोर्स है वो कॉमन है, क्या जो उनके आबा अजदाद हैं वो कॉमन है। ये एक डायग्राम है जिसका सोर्स यहाँ नीचे मेंशन है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है इवन आफ्टर डेथ ऑफ समवन, क्या वो एनिमल हो, बर्ड्स हों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जैसे वो जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनकी बॉडी से जो सेल्स होते हैं वो शेड होते रहते हैं, और इस तरह से डीएनए प्रिजर्व होता रहता है। एवरेज ह्यूमन बीइंग तकरीबन 500 मिलियन स्किन सेल्स रोज़ाना शेड करता है। किस फॉर्म में वो हो सकते हैं, वो हेयर है, वो म्यूकस है, वो स्लाइवा है, वो यूरिन है, वो सारे फिर पानी में चले जाते हैं। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डीएनए ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीट से मिलता है। जैसे कि कोई जानवर है, वो एक जगह जाता है, वहाँ पे वो उठेगा, बैठेगा, या वहाँ पर अगर उसने कुछ अपनी बॉडी से एक्सक्रीट किया है तो वो वहाँ पर अपना एक मार्क छोड़ जाएगा। कई सारी चीज़ें तो जो बारिश का पानी होता है उससे वॉश हो जाती हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें रह भी जाती हैं। तो जो लिविंग क्रिएचर होते हैं वो हमेशा अपनी बॉडी के सेल्स शेड करते रहते हैं, लीविंग ट्रेसेस ऑफ जेनेटिक मटीरियल इन द एनवायरनमेंट, जो फिर वॉश आउट होके रिवर्स में और जो पानी है उसमें चली जाती हैं। इसी तरह से डीएनए को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट रिसर्चेस के लिए। जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो डीएनए प्रोफाइलिंग इस्तेमाल की जाती है, पहली बार 1986 में जब एक मर्डर हुआ था एक लड़की का आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट, तो पुलिस ने जिस सस्पेक्ट को पकड़ा और उसने इकबाल जुर्म भी किया, लेकिन फिर भी पुलिस को ये शक था कि शायद ये असल मुजरिम नहीं है, और फिर इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्होंने एक प्रोफेसर की मदद ली जो कि डीएनए के ऊपर काम कर रहे थे, और उनको सैंपल्स भेजे, जिससे ये बात पता चल गई कि जो वहाँ से रिमेन्स मिले थे जहाँ पर उस लड़की का मर्डर हुआ था, डीएनए के, वो उस शख्स के जिसको उन्होंने एज ए क्रिमिनल पकड़ा हुआ था उससे मैच नहीं करते थे। हैंस ये प्रूव हुआ कि वो असल मुजरिम नहीं है। तो फिर असल मुजरिम कौन है, ये जानने के लिए पुलिस ने उस इलाके के बहुत सारे लोगों की डीएनए प्रोफाइलिंग की, तकरीबन 4000 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए और फिर उनके ऊपर स्टडी की गई। 2 साल के बाद 1988 में असल मुजरिम पकड़ा गया। अब हम देखते हैं कि जो रीसेंट रिसर्च है उसमें क्या रिपोर्ट किया गया है कि जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं उनके बारे में ये स्टडी की गई कि 1871 के मुकाबले में अब जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं उनका जो बिल साइज को आप बीक साइज समझ लीजिए, वो इंक्रीज हो चुका है। 4 से 10% तक इजाफा देखा गया है ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की चोंच के साइज में। सो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग शेप शिफ्टिंग। इस फिनोमिनन को साइंटिस्ट ने शेप शिफ्टिंग का नाम दिया है। ये कहा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है
उसी तरह से इनका बीक का साइज भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जंकोज हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक डार्क आइड बर्ड है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा। उनकी जब चोंच का साइज मेजर किया गया तो उसमें भी ये पता चला कि वो इंक्रीज हो गया है उनकी चोंच का साइज शॉर्ट टर्म टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में इन कोल्ड एनवायरनमेंट्स, जहाँ पर ऐसा माहौल जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दी होती थी, और वहाँ पर जब गर्मी होने लगी तो फिर उनकी भी चोंच का साइज इंक्रीज हो गया। हाउस स्पैरोज जो चिड़िया होती है उसके बारे में भी यही ऑब्जर्व किया गया कि उनकी भी चोंच का साइज इंक्रीज हुआ है। मैमल्स की बात की जाए तो उसमें मास्क्ड श्रूज और चूहे वर्ड माइस, जब इनकी टेल्स और लेग्स को कंपेयर किया गया तो ये पता चला कि उनकी टेल लेंथ और उनकी टांगों की लेंथ इंक्रीज हुई है। ग्रेट राउंड लीफ बैट, जब इसके परों को कंपेयर किया गया तो ये पता चला कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, ग्रेट राउंड लीफ बैट के परों का साइज इंक्रीज हुआ है। यूरोपियन रैबिट के कानों का साइज इंक्रीज हुआ है। क्लाइमेट चेंज एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड फिनोमिना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस रिसर्च के मुताबिक एनिमल्स और बर्ड्स ने अपने आप को विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट अडेप्ट करने के लिए अपनी बॉडी पार्ट्स को चेंज किया है, इवॉल्व हुए हैं वो। लेकिन ये एक फिनोमिना है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे इन्फ्लुएंस हुआ हो। दूसरे एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स हैं, उनकी बॉडीज़ किस तरह से चेंज हुई हैं और क्या क्लाइमेट चेंज उनको अफेक्ट कर रहा है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनको अभी मज़ीद स्टडी करना बाकी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे हाउस स्पैरोज के बारे में न्यूजीलैंड में रिसर्च हुई, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को ऑस्ट्रेलिया में, और फिर नॉर्थ अमेरिकन जंकोस। तो इन तमाम में जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में रिसर्च हुई है, जो एक फैक्टर कॉमन है जो इन सब के बॉडी साइजेस के चेंज को अफेक्ट कर रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज। ये एक अपडेट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। ये आपको ऐसे जनरल साइंस और करंट अफेयर्स में हेल्प करेगी। होपफुली आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी और इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।